हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर रूस से S-400 मिसाइल खरीद को लेकर भारत ने अमेरिका को दे दिया है ये जवाब। बताएंगे दोस्तों किस संक्षेप में ये बड़ी खबर आ रही है S-400 मिसाइल को लेकर, अमेरिका को लेकर। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आगे आपको बताएंगे जहाँ पर अमेरिकी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है, जहाँ अगले साल की शुरुआत में कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकते हैं रूस। इतने लाख सैनिकों की तैनाती की है भारी आशंका। बताएंगे दोस्तों किस बीच ये बड़ी खबर आ रही है। साथ ही आगे बताएंगे जहां पर चीन से हमले के खतरे के बीच पनडुब्बी निर्माण में मदद देने के लिए ताइवान के आगे लग गई देशों की कतार। बताएंगे कौन कौन से देश अब ताइवान की मदद के लिए उतर आए हैं दोस्तों मैदान में। बताएंगे बड़ी खबर आपको। साथ ही आगे बताएंगे जहां पर नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर अलापा है पाकिस्तान का राग। भारत पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर और व्यापार को लेकर बड़ी बात कह दी है दोस्तों। बताएंगे फिर एक बार विवाद खड़ा होने वाला है दोस्तों इनके बयान से, ये लगता है। बताएंगे क्या क्या कहा इन्होंने पाकिस्तान की पैरवी करते हुए। साथ ही आगे आपको बताएंगे जहां पर 50 मिनट में 5 बार पानी पी कर कांग्रेस पर बरसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और भाषण में कही है कांग्रेसों को लेकर खास बात। बताएंगे क्या क्या कहा है इन्होंने दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर SKM की बैठक होगी, जिसमें किसान मोर्चा ने 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है और राकेश टिकैत इसमें शामिल नहीं किया गया है दोस्तों। बताएंगे बड़ी खबर आपको। साथ ही दोस्तों इतने साल से अधिक आयु वालों के लिए खुल गई किस्मत, हर महीने मिलेगी आपको इतने रुपए। बताएंगे दोस्तों किन के लिए बात कर रहे हैं, तो हर तरह की आज आपको जानकारी देने वाले हैं, इसीलिए बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है दोस्तों। और आपको भी भारतीय होने पर शान है, तो फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो बढ़ते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां रूस से S-400 मिसाइल खरीद को लेकर भारत ने दिया अमेरिका को जवाब। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 22वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन के लिए 6 दिसंबर को भारत आ रहे हैं। भारत रूस के बीच S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद को लेकर हुए एक करार के मद्देनजर पुतिन के इस दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है दोस्तों। दोनों देशों के बीच हुए रक्षा सौदे को लेकर अमेरिकी प्रतिबंधों के खतरे के बीच भारत ने अमेरिका को 2 टूक जवाब दिया है कि वो किसी के दबाव में नहीं आने वाला है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में यह बयान दिया है, जिसे PIB ने प्रकाशित किया है दोस्तों। बयान में रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि रूस से S-400 सिस्टम की डिलीवरी के लिए 5 अक्टूबर 2018 को एक करार किया गया और सरकार रक्षा उपक्रमों की खरीद को प्रभावित करने वाले सभी घटनाक्रमों से अवगत है। बयान में आगे कहा गया है कि सरकार सशस्त्र बलों की सभी सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने की तैयारी के लिए संभावित खतरों, ऑपरेशनल और तकनीकी पहलुओं के आधार पर संप्रभुता से निर्णय लेती है। डिलीवरी करार की समय सीमा के हिसाब से हो रही है दोस्तों। साथ ही बयान में रक्षा राज्य मंत्री ने यह भी कहा है कि S-400 मिसाइल के भारतीय वायुसेना में शामिल होने से वायु रक्षा प्रणाली में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। यानी कि दोस्तों भारत के इस बयान को अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में काफी अहम माना जा रहा है। और दरअसल अमेरिका रूस से रक्षा सौदा करने वाले देशों के खिलाफ काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सेक्शन एक्ट यानी 60 बोले तो CAATSA के तहत कार्यवाही कर उन पर प्रतिबंध लगाता है दोस्तों। और माना जा रहा है कि रूस से मिसाइल सिस्टम की खरीद को लेकर अमेरिका भारत पर भी कार्यवाही कर सकता है, लेकिन उसकी तरफ से अभी तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है। और भारत ने भी निडर बनते हुए रूस के साथ दोस्तों S-400 मिसाइल सिस्टम की डील की थी। और ऐसे में अब रूसी राष्ट्रपति का भारत आना भी कहीं ना कहीं अमेरिका को साफ मैसेज जा रहा है दोस्तों कि भारत निडर है और वो किसी से नहीं डरता और किसी के बहकावे में नहीं आता। भारत एक आत्मनिर्भर देश है, उसको जहां फायदा होगा भारत उसी के साथ डील करेगा। ऐसे में दोस्तों भारत की इस आत्मनिर्भरता को अगर आप भी सराहते हैं तो कमेंट में बताइएगा जरूर कि हमारा भारत आत्मनिर्भर भारत है, ये कहना मत भूलिएगा दोस्तों। भारी मात्रा में कमेंट करिएगा जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर अमेरिकी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, अगले साल की शुरुआत में यूक्रेन पर हमला कर सकता है रूस। 1,75,000 सैनिकों की तैनाती की आशंका है दोस्तों। यूक्रेन और रूस की सीमा पर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन ने शुक्रवार को दावा
दावा किया कि रूस ने सीमा पर 94,000 से अधिक सैनिकों को तैनात किया और जनवरी के अंत तक इसमें और भी ज्यादा इजाफा करेगा। दोनों देशों के बीच तनाव पर अमेरिका की भी पैनी नजर बनी हुई है। अमेरिकी खुफिया अधिकारियों ने पता लगाया कि रूस यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई करने की फिराक में है और इसकी शुरुआत 2022 की शुरुआत में हो सकती है दोस्तों। इसके लिए रूस यूक्रेन की सीमा पर 1,75,000 सैनिकों की तैनाती करने की योजना बना रहा है और इनमें से आधे से ज्यादा सैनिक यूक्रेन की सीमा के पास विभिन्न बिंदुओं पर तैनात भी है। इस बात की जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन के एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी एपी को नाम न छापने की शर्त पर बताया है दोस्तों। तो वहीं व्हाइट हाउस की प्रवक्ता जेन साकी ने कहा है कि अगर रूस की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई हुई तो जो बाइडेन प्रशासन इसमें हस्तक्षेप करेगा। और वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को यूक्रेन पर हमले को लेकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन को भारी चेतावनी दे दी है दोस्तों। ऐसे में अब देखना यह होगा कि इन देशों के बीच में आखिर कब सुलह हो पाती है दोस्तों, या फिर विश्व युद्ध ही छिड़ पाएगा। आपकी क्या राय सुझाव होगी कमेंट जरूर करिएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां चीन से हमले के खतरे के बीच पनडुब्बी निर्माण में मदद देने के लिए ताइवान के आगे लग गई देशों की कतार। बता दें पश्चिमी देशों ने अचानक बड़े पैमाने पर ताइवान को पनडुब्बी तकनीक देने की होड़ लग गई है दोस्तों। बताया यह जाता है कि ऐसा ताइवान पर चीन के हमले की बढ़ती आशंका के कारण हुआ है। ताइवान को हाल में पनडुब्बी बनाने की टेक्नोलॉजी, उपकरण और इस कार्य में माहिर कर्मी उपलब्ध कराए गए हैं। वेबसाइट एशिया टाइम्स ने अपनी एक विस्तृत रिपोर्ट में बताया कि ताइवान बीते 2 दशक से पश्चिमी देशों से आधुनिक पनडुब्बियों की मांग कर रहा था, लेकिन अमेरिका सहित किसी देश ने उस पर ध्यान नहीं दिया। जबकि अब पनडुब्बी निर्माण में मदद देने के लिए विभिन्न देशों की ताइवान के सामने कतार लग गई है दोस्तों। एशिया टाइम्स के मुताबिक बीते 3 वर्षों में ब्रिटेन ने ताइवान के लिए रक्षा निर्यात के लाइसेंस जारी किए हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, भारत, स्पेन और कनाडा के इंजीनियरों, तकनीशियनों और पूर्व नौसेना अधिकारियों की सेवाएं भी ताइवान ले रहा है दोस्तों। ऐसे में भारत भी कहीं ना कहीं उन देशों के बीच में ताइवान की मदद करने में लगा है दोस्तों। इस पर आपकी क्या राय होगी? क्या भारत सही कदम उठा रहा है दोस्तों? अगर आप भी मानते हैं कि भारत निडर होकर के सारे कार्य करता है तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर अपने ही देश के सिद्धू ने फिर अलापा पाकिस्तान का राग। भारत पाकिस्तान के बीच अब व्यापार बढ़ाने की वकालत, कहा इससे सभी को होगा फायदा। आपको बता दें दोस्तों कि पंजाब विधानसभा चुनाव में बहुत ही कम वक्त बचा हुआ है। ऐसे में सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। पंजाब कांग्रेस चीफ नवजोत सिंह सिद्धू ने बताया कि इस बार राज्य चुनाव में क्या मुद्दे होने वाले हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि भारत पाकिस्तान व्यापार और इन 34 देशों का दायरा 37 बिलियन अमेरिकी डॉलर है और अभी हम केवल 3 बिलियन डॉलर का व्यापार कर रहे हैं, जो क्षमता का 5% भी नहीं है। उन्होंने कहा कि पंजाब को पिछले 34 महीनों में 4,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और इस दौरान 15,000 नौकरियां चली गई हैं। भारत पाकिस्तान व्यापार को लेकर सिद्धू ने कहा कि मैंने पहले भी गुजारिश की थी और मैं एक बार फिर से गुजारिश कर रहा हूं कि व्यापार को फिर से शुरू किया जाए, इससे सभी को फायदा होगा। जी हां दोस्तों, ऐसे में पाकिस्तान के साथ भारत को व्यापार करने की सीख और व्यापार करने की नसीहत सिद्धू दे रहे हैं दोस्तों। ऐसे में आपका जवाब देना चाहेंगे सिद्धू को, बताइएगा जरूर, जो पाकिस्तान के साथ बिजनेस और ट्रेड को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। चलते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां चीन ने अमेरिका को घेरा। अमेरिकी लोकतंत्र पर उठाए सवाल। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने अगले सप्ताह अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मेजबानी में होने जा रहे वैश्विक लोकतंत्र सम्मेलन की कड़ी आलोचना करते हुए शनिवार को अमेरिकी लोकतंत्र पर सवाल उठाए, जबकि अपनी शासन प्रणाली के गुणों की प्रशंसा की है दोस्तों। पार्टी पदाधिकारियों ने सवाल किया है कि एक ध्रुवीकृत देश दूसरों को व्याख्यान कैसे दे सकता है। उन्होंने कहा कि दूसरों को पश्चिमी लोकतांत्रिक मॉडल की नकल करने के लिए मजबूर करने के प्रयास बुरी तरह विफल हुए हैं। पार्टी के नीति शोध कार्यालय के उप निदेशक तियान पेया ने कहा कि महामारी ने अमेरिकी व्यवस्था की खामियां को उजागर कर दिया है। उन्होंने अमेरिका में कोविड-19 से बड़ी संख्या में लोगों की मौत के लिए राजनीतिक विवादों और ऊपरी से लेकर निचले स्तर तक विभाजित सरकार को जिम्मेदार बताया है दोस्तों, और अपनी जमकर तारीफ की है चीन ने। आपकी क्या राय सुझाव होगी? चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर अमेरिका में पाक
पाकिस्तानी दूतावास के पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं, 5 कर्मचारियों ने दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में पाकिस्तान दूतावास के पास अपने कुछ कर्मचारियों को कम से कम 4 महीने के वेतन का भुगतान करने के लिए धन की कमी हो गई थी। हालांकि पाकिस्तानी राजदूत की सक्रिय भागीदारी ने उन्हें बचा लिया। द न्यूज की रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई है। दोस्तों, पाकिस्तानी दूतावास के स्थानीय रूप से भर्ती किए गए संविदा कर्मचारियों में से कम 5 को अगस्त 2021 से अपने मासिक वेतन के भुगतान में देरी और गैर भुगतान का सामना करना पड़ा। और रिपोर्ट में कहा गया है कि 5 प्रभावितों में से एक कर्मचारी जो पिछले 10 वर्षों से दूतावास में काम कर रहा था, उन्होंने देरी और भुगतान न होने के कारण सितंबर में इस्तीफा दे डाला है। दोस्तों, ऐसे में इमरान सरकार के लिए बड़े ही बेइज्जती की खबर है दोस्तों, और नाक कटवाने जैसी स्थिति पैदा हो गई। अगर आप भी मानते हैं कि इमरान खान का नाक ही नहीं है, कटवाने की क्या जरूरत होने वाली है। ऐसे में दोस्तों अपनी राय सुझाव जरूर दीजिएगा। और ऐसे प्रधानमंत्री जो देश को गर्त में लेकर चले जाते हैं, इनके बारे में आपकी क्या राय सुझाव होगी बताइएगा। जरूर बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां पर महबूबा मुफ्ती ने फिर एक बार साधा केंद्र सरकार पर निशाना। अनुच्छेद 370 हटने से कश्मीर ने अपनी पहचान खोई, वाजपेयी की भी जमकर तारीफ की। जी हां दोस्तों, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अनुच्छेद 370 और 35A हटने से उनकी पहचान खो गई है। उन्होंने केंद्र पर कई आरोप लगाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर को ये विशेषाधिकार फिर से लौटाने होंगे। एक साक्षात्कार में पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जमकर तारीफ की। महबूबा ने कहा कि वाजपेयी ने कश्मीर को हमेशा दिल की नजरों से देखा, अभी भी केंद्र सरकार गोडसे का कश्मीर बनाना चाहती है। अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान गए और उन्होंने हुर्रियत से बात की। इसके बाद परवेज मुशर्रफ को भारत बुलाया और इस बात पर उनकी जमकर आलोचना की गई। महबूबा ने कहा कि भले ही वाजपेयी चुनाव हार गए, लेकिन उन्हें हम सलाम करते हैं। उन्होंने वाजपेयी को महान नेता बताते हुए कहा कि उनका सीना 56 इंच का नहीं 67 इंच का था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में फिर एक बार महबूबा मुफ्ती ने कश्मीरी राग आलाप करके दोस्तों 370 और 35A को बहाल करने की कोशिश की गई है दोस्तों इनकी तरीके से। और भाजपा सरकार कहे तो केंद्र सरकार पर निशाना साधी है। दोस्तों, ऐसे में आप क्या जवाब देना चाहेंगे कश्मीर को लेकर? दोस्तों, महबूबा मुफ्ती को जवाब जरूर दीजिएगा, बताइएगा जरूर कमेंट के माध्यम से। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर अफगान सुरक्षा बलों ने अब पंजशीर घाटी प्रांत से जब्त किए हथियार। तालिबान ने किया था कब्जा। बता दें, अफगान सुरक्षा बलों ने पूर्वी पंजशीर प्रांत से कई तरह के हथियारों की खोज की है और उन्हें जब्त किया गया है। दोस्तों, सरकारी समाचार एजेंसी बख्तर ने शनिवार को इसकी जानकारी दी है। बयान में कहा गया है कि अफगानिस्तान के इस्लामिक अमीरात के सुरक्षा बलों ने कई सैन्य अभियानों के दौरान पंजशीर प्रांत के अबशर जिले में विभिन्न प्रकार के हथियारों के 74 राउंड एकत्र किए हैं। दोस्तों, बख्तर सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने ये बात बताई है। बात करें अगली खबर की, जहां पर अफगानिस्तान जैसे ही हो रहे हैं माली के हालात। आतंकवादी हमले में 31 लोगों की हो गई मौत। दरअसल माली में एक बस पर आतंकवादियों के हमले में कम से कम 31 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए हैं। सूत्रों ने शनिवार को जानकारी दी है कि यह मामला माली के पूर्वी शहर बंदियागारा के से कुछ ही दूरी पर किया गया। दोस्तों, बात करें अगली खबर की, जहां पर दुनिया को फिर से बड़े संकट में धकेलने जा रहा है चीन। अब उठाया इतना बड़ा कदम। दरअसल दुनिया को संकट में डालने वाली अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है दोस्तों चाइना। अब ड्रैगन लगातार ताइवान की सीमा में घुसपैठ कर रहा है और इसी हफ्ते उसकी एक पनडुब्बी को ताइवान स्ट्रेट में देखा गया। डिफेंस एक्सपर्ट इसे एक बड़े खतरे के रूप में मान रहा है। दोस्तों, बात करें अगली खबर की, जहां पर पाकिस्तान में श्रीलंकाई नागरिक की हत्या को लेकर श्रीलंका के पीएम राजपक्षे ने की इस घटना की निंदा और इमरान खान से कह दी है ये बात। दरअसल लाहौर से 100 किलोमीटर दूर सियालकोट में शुक्रवार को एक श्रीलंकाई नागरिक की पीट कर हत्या करने के बाद उसको जिंदा जला दिया गया। श्रीलंका की संसद और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने इस घटना पर घोर निंदा जताया है। दोस्तों, संसद और प्रधानमंत्री दोनों ने उम्मीद जताई है कि पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान इस घटना में शामिल दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे और बाकी श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर अपनी प्रतिबद्धता जताएंगे, नहीं तो श्रीलंका अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जा सकता है। दोस्तों, ऐसे में क्या लगता है आपको, इमरान खान कहीं ना कहीं इस पर भी राजनीति करके मामले को गोल मटोल कर देंगे दोस्तों, या फिर कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे? क्या लगता है आपको, बताइएगा जरूर। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर व्हाइट
व्हाइट हाउस में फूट की बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, जहां कमला हैरिस के करीबियों की छुट्टी कर दी गई है। क्या उपराष्ट्रपति पद से भी होने वाली है कमला हैरिस की विदाई? बता दे व्हाइट हाउस में दरार बढ़ता ही जा रहा है और अब इस बात के पुख्ता संकेत मिलने लगे हैं कि जो बाइडेन और कमला हैरिस के बीच की खाई काफी बढ़ गई है। अमेरिकन मीडिया ने ऐसे संकेत दिए हैं कि कमला हैरिस के अधिकार काफी कम कर दिए गए हैं और अब उनकी व्हाइट हाउस से विदाई भी हो सकती है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक कमला हैरिस के मुख्य प्रवक्ता और उनके बेहद करीबी माने जाने वाले साइमोन सैंडवर्स की व्हाइट हाउस से छुट्टी कर दी गई है और अब ये सवाल है कि क्या कमला हैरिस की भी कुर्सी जाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस ने कमला हैरिस को बहुत बड़ा झटका देते हुए उनके मुख्य प्रवक्ता और बेहद करीबी साइमोन सैंडर्स की छुट्टी कर डाली है दोस्तों। ऐसे में कमला हैरिस को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। क्या राय सुझाव होगी आपकी, कमेंट जरूर करिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर ट्रूडो सरकार में भारतीय मूल के लोगों का दबदबा, 3 संसदीय सचिव बनाए गए। जी हां दोस्तों, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने अपनी सरकार में 3 और भारतीय मूल के लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया है। ट्रूडो ने एक घोषणा संसदीय सचिवों और अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति की है और मनिंदर सिद्धू को विदेश मामलों की मंत्री मेलानी जोली का संसदीय सचिव बनाया गया है दोस्तों। ऐसे में भारत का दबदबा कनाडा में भी देखने को मिला है। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर कर्नाटक गुजरात के बाद महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन की दस्तक। भारत में अब तक 4 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद राज्य सरकारें सतर्क हो गई हैं। ओमिक्रॉन के 2 केस कर्नाटक में और तीसरा गुजरात में मिला है। कर्नाटक में नए वेरिएंट को लेकर गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि कोरोना के नए वेरिएंट के 2 केस कर्नाटक में मिले हैं। दोनों मरीज 66 और 46 साल के हैं। दोनों में हल्के लक्षण थे और इन मरीजों के संपर्क में आए सभी लोगों की पहचान कर ली गई है। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली खबर की, जहां पर अब सबके लिए दोस्तों एक खुशखबरी की खबर हम आपको बता दें, क्योंकि ये सवाल सभी के दिमाग में घूम रहा होगा दोस्तों कि आखिर ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए मरीजों की हालत कैसी है और उनकी हेल्थ क्या ठीक हो पा रही है दोस्तों। तो आप सभी को हम बता दें कि भारत में ओमिक्रॉन से संक्रमित पहले मरीज की कैसी है हालत। भारत में जिन 2 डॉक्टरों में कोविड-19 वेरिएंट का ओमिक्रॉन वेरिएंट मिला था दोस्तों, उनमें से एक कोरोना से बिल्कुल ठीक हो चुका है। उनके संपर्क में आए एक अन्य डॉक्टर, उनकी पत्नी और बेटी भी अभी ठीक हो रहे हैं। यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं ओमिक्रॉन वेरिएंट जिसको बहुत खतरनाक बताया जा रहा था दोस्तों, वो अब उतना खतरनाक नहीं है और एक जना पूरे तरीके से स्वस्थ हो चुका है ओमिक्रॉन संक्रमित होने के बावजूद भी। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं आपके लिए बहुत खुशखबरी की खबर थी दोस्तों, तो वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक करके बता दीजिएगा दोस्तों कि हमारी मेहनत सही में सफल हो रही है या नहीं, बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें, जहां पर पंजाब में अपने दम पर सरकार बनाने की क्या तैयारी कर रही है बीजेपी। इन 2 दलों के साथ बीजेपी करने जा रही है गठबंधन। दरअसल पंजाब में अगले साल होने वाले असेंबली चुनाव के लिए बीजेपी गठबंधन बनाकर चुनाव मैदान में उतर सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इसके लिए पार्टी की ओर से राज्य के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और शिरोमणि अकाली दल के पूर्व नेता सुखदेव सिंह ढींढसा के साथ बातचीत की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि हम कैप्टन साहब यानी अमरिंदर सिंह और ढींढसा साहब यानी सुखदेव सिंह ढींढसा से बात कर रहे हैं और संभावना है कि हम उनके दलों से गठबंधन करें और हम सकारात्मक भाव से दोनों दलों के से बातचीत कर रहे हैं। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या इनके साथ गठबंधन बीजेपी का करना सही होगा? क्या बीजेपी पंजाब में आ पाएगी दोस्तों बहुमत के साथ? बेशक गठबंधन ही सही, बताइएगा जरूर। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर 50 मिनट के भाषण में 5 बार मोदी जी ने पानी पिया और पीकर कांग्रेस पर जमकर बरसे। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देहरादून के ऐतिहासिक परेड मैदान से विजय संकल्प महारैली के जरिए भाजपा का चुनावी शंखनाद कर डाला। शनिवार को देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 50 मिनट के संबोधन में 5 बार पानी पीकर डबल इंजन सरकार के फायदे तो गिनाए, साथ ही कांग्रेस को भी जमकर कोसा। प्रधानमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता विकास
विकास है। पीएम ने कहा कि जो लोग पूछते हैं कि डबल इंजन की सरकार का क्या फायदा है, तो वो देख सकते हैं कैसे ये सरकार विकास की गंगा बहा रही है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ से अधिक की परियोजनाएं स्वीकृत की है। खास बात यह है कि पीएम ने ये बात 3 बार दोहराई और बुरे तरीके से कांग्रेस को लपेटा है। ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों, बताइएगा जरूर। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीतेगी कितनी सीटें, प्रदेश अध्यक्ष ने किया बड़ा दावा। दरअसल यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि बीजेपी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और बीजेपी उत्तर प्रदेश में 300 से ज्यादा विधानसभा सीटें जीतेंगी और राष्ट्रवाद, विकास और कानून व्यवस्था चुनाव का मुद्दा होगा। जातिवाद, वंशवाद और परिवारवाद नहीं चलेगा, यूपी में राष्ट्रवाद चलेगा। और ऐसे में 300 प्लस सीटों की बात कही है दोस्तों। क्या लगता है आपको, क्या 300 प्लस लेकर आ पाएगी भारतीय जनता पार्टी? आप लोग अपना जवाब और अपना भविष्यवाणी जरूर दीजिएगा दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर केंद्र संग बात करने को किसान मोर्चा ने बनाई 5 सदस्यीय कमेटी, जिसमें राकेश टिकैत को शामिल नहीं किया गया और इन लोगों को किया गया है शामिल। 7 को फिर होगी एसकेएम की बैठक। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन के भविष्य की राह तय करने को सिंगू बॉर्डर पर शनिवार को हुई संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि भारत सरकार से बात करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई और सरकार से बात करने के लिए यह अधिकृत बॉडी होगी और इस कमेटी में बलवीर सिंह राजेवाल, शिव कुमार कक्का, गुरनाम सिंह चड़ूनी, युद्धवीर सिंह और अशोक धावले शामिल होंगे। कहीं ना कहीं अगर आप भी मानते हैं कि राकेश टिकैत एक किसान नहीं बल्कि नेता के तौर पर है दोस्तों, और उनको सही हुआ कि ये इन 5 सदस्यीय कमेटी में नहीं है दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं इस बात को तो कमेंट जरूर करके बताइएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर अखिलेश यादव और संजय सिंह की मुलाकात ने तोड़ी आम आदमी पार्टी नेताओं की उम्मीद, छोड़ने लगे पार्टी का साथ। दरअसल अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल की पार्टी के बीच जब से गठबंधन की सुगबुगाहट शुरू हुई, तब से प्रदेश में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता के दिल बैठे हुए हैं और आम आदमी पार्टी को प्रदेश में पिछले कई सालों से आगे बढ़ाने में जुटे नेताओं की उम्मीदों पर ग्रहण लग गया और अभी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजय सिंह के बीच मुलाकातों का दौर अंदर खाने ही चल रही और गठबंधन पर फाइनल स्टाम्प नहीं लगा है दोस्तों। इसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं और सपोर्टर हैं, सब नाराज हो गए हैं दोस्तों। चलते अगली खबर की ओर, जहां पर 60 साल से अधिक आयु वालों की खुल गई किस्मत, हर महीना मिलेगा पेंशन। बता दें क्या है बड़ी खबर, केंद्र सरकार बुजुर्गों के लिए ऐसी एक स्कीम चला रही है जिससे जेब खर्च में कोई कमी ना आए। अब 60 साल ज्यादा उम्र वाले लोगों के लिए खर्च चलाने में कोई दिक्कत पैदा नहीं होगी, क्योंकि सरकार अपनी स्कीम के तहत हर महीना पेंशन देगी। अगर आपका नाम पीएम किसान सम्मान निधि में है तो फिर ये खबर आपके लिए बहुत मायने रखती है दोस्तों। अब इस योजना से जुड़े लोगों को सरकार बड़े बड़े फायदे देने में लगी हुई है। सरकार पीएम श्रम योगी मानधन योजना संगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए एक बेहतर योजना है। आपको बता दें, इस योजना के तहत रेडी पटरी लगाने वाले, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर और इसी तरह के अनेक अन्य कार्यों में लगे असंगठित क्षेत्रों से जुड़े मजदूरों को अपना बुढ़ापा सुरक्षित करने में सहायता मिलेगा। और इस योजना के तहत रोजाना बस 2 रुपए बचाकर सालाना 36,000 रुपए की पेंशन ले पाएंगे दोस्तों। क्या है पूरी योजना हमने स्क्रीन पर दे दी है। यानी कि इस योजना को शुरू करने पर आपको हर महीने 55 रुपए जमा करना होगा। 18 वर्ष की उम्र वाले रोजाना करीब 2 रुपए बचाकर आप सालाना 36,000 रुपए की पेंशन पा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति 40 साल की उम्र से इस स्कीम को शुरू करेगा तो हर महीने 200 रुपए जमा करना होगा और 60 साल की उम्र पूरा होने के बाद पेंशन के रूप में 3,000 रुपए महीना मिलना शुरू हो जाएगा, यानी 36,000 रुपए साल में मिलेंगे। तो वहीं इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास सेविंग बैंक अकाउंट और आधार कार्ड होना आवश्यक है दोस्तों। आप देख ही पा रहे होंगे। ऐसे में इतने भाइयों बहनों के लिए जरूरी खबर थी दोस्तों पेंशन वाली, बताइएगा जरूर। ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद। और खबरों का सिलसिला हमारे चैनल पर लगातार जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।